हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनवायरमेंट थ्रू एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग कंप्लीट एनवायरमेंट को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के थ्रू कवर करेंगे, जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में काफी बेनिफिशियल होने वाला है। आज की क्लास में 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और काफी नए टॉपिक सीखने की कोशिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्लाइमेटिकली एंड ज्योग्राफिकली विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिस्टम। भाई बात कर रहा है इनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट सिस्टम कौन सा है। बोल रहा है इकोसिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी एंड बायोम। तो पहले इनका मीनिंग समझ लें। भाई अगर मैं बात करता हूं सबसे बड़ा कौन है, उसके पहले मैं बताऊं दूं सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन होता है, दैट इज एन इंडिविजुअल। इंडिविजुअल या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। इंडिविजुअल कौन हो सकता है, मैं एक इंडिविजुअल हूं, आप लोग इंडिविजुअल हो, एक लॉयन एक इंडिविजुअल है, टाइगर एक इंडिविजुअल है। लेकिन क्या है, वो अकेला जब है तब हम उसको बोलते हैं वी कॉल इट इंडिविजुअल। लेकिन इंडिविजुअल कोई अकेला तो हमेशा सस्टेन नहीं कर पाता, तो इंडिविजुअल की हमेशा क्या होती है, वी कॉल इट पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब ग्रुप ऑफ सेम इंडिविजुअल्स। ह्यूमन बींग्स है तो सारे ह्यूमन बींग्स को काउंट करोगे तो आप क्या बोलोगे, दैट इज द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग। टाइगर है तो बोले टाइगर को काउंट करा, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। लॉयन को काउंट किया, पॉपुलेशन ऑफ लॉयन। जेब्रा को काउंट किया, पॉपुलेशन ऑफ जेब्रा। सो पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जब ये इंडिविजुअल आपस में साथ आ जाते हैं, वी कॉल इट पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन से भी बड़ा क्या होता है, देन वी कॉल इट कम्युनिटी। कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि देखना, कभी भी कोई भी पॉपुलेशन सिंगल हैंडेडली ऑपरेट नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमको दूसरों की भी जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल कम्युनिटी की मैं बात करूं, सो प्लांट एक कम्युनिटी हो सकती है ना। प्लांट, एनिमल्स, ये सब जब एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वी कॉल इट कम्युनिटी। तो कम्युनिटी की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम लोग कभी भी सिर्फ अगर ह्यूमन बींग्स होंगे तो शायद वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के बाद क्या आएगा, सो कम्युनिटी के बाद आएगा देन वी कॉल इट इकोसिस्टम। देखना कम्युनिटी में क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जब वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल प्ले करने लग जाएंगी तब हम उसको क्या बोलेंगे, देन वी विल कॉल इट एन इकोसिस्टम। मतलब वो कम्युनिटी, वो पॉपुलेशन जब अपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी और एक फंक्शनल रोल परफॉर्म करेंगी, उस टाइप के सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अ पॉन्ड, a pond can be an ecosystem, a large river can be an ecosystem, and even a ocean can be an ecosystem. पॉन्ड क्यों है, बोले वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है क्या लाइफ की, आंसर इज यस। उसके अंदर मछली है, पानी है, हवा है, ऑक्सीजन है, सब कुछ है, तो वो अपने आप में कंप्लीट है, दैट इज एन इकोसिस्टम। ओशियन भी एक इकोसिस्टम है क्या, हाँ, दैट इज अ वेरी लार्ज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में क्या होता है, जहां पर कम्युनिटी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल रोल परफॉर्म करती है। अब इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है, देन वी कॉल इट बायोम। इकोसिस्टम से बड़ा क्या होता है, बायोम। बायोम का मतलब क्या होता है कि जहां पर लगभग लगभग क्लाइमेट एक जैसा होता है, टेम्परेचर एक जैसा होता है। फॉर एग्जांपल सवाना, सवाना इज अ ग्रासलैंड, सो ग्रासलैंड इज अ वेरी बिग बायोम, जहां पर भी लाइफ रहती है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, बायोम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल तुंद्रा, तुंद्रा क्या है, बोले काफी ठंडा, 80 to 90 डिग्री के पास, जो नीचे 70 to 80 डिग्री है, दैट एरिया इज तुंद्रा। उसके नीचे 60 to 70 टाइगा, कॉनिफेरस ट्रीज, वो भी क्या है, एक बायोम। क्यों? क्योंकि वहां पर एक जैसा क्लाइमेट है, एक जैसा टेम्परेचर हो, काफी लार्ज एरिया। और ये यहां पर हम लैंडमास की बात कर रहे हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। और बायोम से भी बड़ा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसको, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट। और लाइफ जहां जहां एग्जिस्ट करती है हम उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर यूजुअली इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मैंने सभी चीजों का मतलब बताया। इंडिविजुअल बोले तो स्पीसीज, पॉपुलेशन मतलब सेम इंडिविजुअल को मिक्स कर दोगे, उनके ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे, 2 से ज्यादा हो जाएंगे, तो वी कॉल इट पॉपुलेशन। जब वो पॉपुलेशन दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने लग जाएगी, क्योंकि अकेले रह नहीं सकती, तो उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। जब वो एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करेगी तो बोलेंगे इकोसिस्टम। फिर इकोसिस्टम को अगर बहुत बड़े एरिया में देखा जाए तो बोलेंगे बायोम। और बायोम किसका पार्ट होता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर, द होल अर्थ इज अ बायोस्फीयर। फिर उसके अंदर बड़े बड़े क्लाइमेटिक जोन, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, मेडिटेरेनियन, डेजर्ट्स, ये सब क्या है, दीज आर बायोम्स। इंडिविजुअल सब चीजें समझ में आई। तो बोल रहा है क्लाइमेटिकली एंड ज्योग्राफिकली विच अमंग देम इज द लार्जेस्ट सिस्टम। लार्जेस्ट कौन सा हो सकता है, इकोसिस्टम, पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन से बड़ा तो इकोसिस्टम ही हमको पता है ना। और इकोसिस्टम कम्युनिटी से भी बड़ा, तो ये भी गया। अब बचा कौन, बायोम और इकोसिस्टम। तो कौन बड़ा इसमें से, बायोम इज द लार्जेस्ट अमंग देम। और बायोम से बड़ा क्या होता है, दैट इज बायोस्फीयर। तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी। यहां पर मैंने लिखा हो स्पीसीज या इंडिविजुअल, फिर पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। अब बायोम क्या हो सकते हैं, तो उसको मैंने ऑलरेडी ज्योग्राफी की क्लास में बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया था। आप लोगों को हमेशा इसमें कंफ्यूजन रहता होगा, व्हाट इज दिस इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्या होता है, टेम्परेट मानसून क्या होता है, लॉरेंशियल क्लाइमेट क्या होता है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स क्या होते हैं, मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स क्या होते हैं, सवाना क्या होती है ना, ट्रॉपिकल डेजर्ट्स क्या होती है, मेडिटेरियन क्लाइमेट क्या है, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या है, तुंद्रा, टाइगा, परमाफ्रॉस्ट, ये सब क्या है। तो आप आराम से लेक्चर को गो थ्रू कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Which among the following exemplifies the biological relationship of mutualism? अब जो इंडिविजुअल, जो स्पीसीज है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा है कम्युनिटी के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर, बायोम के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर, वो
अलग अलग तो रहते नहीं है, वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, बोल सकते हैं हम एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हमारे एनवायरमेंट में। अब आप बोलोगे व्हाट इज दिस एनवायरमेंट, एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज एनवायरमेंट, बोले जो भी चीज हमारे आसपास है दैट इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। मेरे आसपास क्या है, बोले टीवी है, चेयर है, लाइट्स है ना, फैन है, ये सारी चीजें क्या है, दे ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में दो कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, मेरे आसपास लिविंग थिंग्स भी होंगे और नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। अब जब वो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो इंडिविजुअल रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ हमेशा क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। वो इंटरेक्शन कई टाइप का हो सकता है, उसमें से पूछा गया म्यूचुअलिज्म क्या होता है। सो म्यूचुअलिज्म दो इंडिविजुअल के बीच उस टाइप का इंटरेक्शन होता है जहां पर दोनों इंडिविजुअल को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं जहां पर दोनों को बेनिफिट हो रहा है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया दैट लिव इन इंटेस्टाइनल गट ऑफ ह्यूमंस, यस दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। भाई देखना, दो चीजों की बात कर रहा है, एक ह्यूमन बींग्स की और एक ह्यूमन बींग्स के इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरिया की। तो दोनों को फायदा होता है क्या एक दूसरे से, हाँ बैक्टीरिया क्या करता है, फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है और उसको खाना मिल जाता है, और हम लोगों को क्या फायदा होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो यह दिस इज एन एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। तो एक बार यहां पर जल्दी से देख लो, मैंने सभी को दिया हुआ है, जब दोनों इंडिविजुअल को बेनिफिट होता है हम उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। जब दोनों को लॉस हो देन वी कॉल इट कंपटीशन। कंपटीशन मतलब जैसे इवन आप लोगों में क्या चल रहा है, कंपटीशन। सभी बच्चे यूपीएससी की तैयारी करेंगे तो क्या होगा, कंपटीशन। कंपटीशन में सबको लॉस होगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा हो सकता है, लॉयन एंड अ लेपर्ड, दोनों एक ही जंगल में रहते हैं, एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं फूड के लिए, तो क्या होता है, कंपटीशन। तीसरा दिया हुआ प्रिडेशन। अब प्रिडेशन और कंपटीशन अलग है। प्रिडेशन में क्या हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है और दूसरे को नुकसान हो रहा है। फॉर एग्जांपल लॉयन इज हंटिंग अ डियर, डियर की जान चली गई, उसको नुकसान हुआ, लॉयन को फूड मिल गया, उसका फायदा हो गया। सो प्रिडेशन में एक को फायदा होता है, एक को नुकसान होता है। फिर आता पैरासाइटिज्म। तो आप बोलोगे पैरासाइटिज्म और प्रिडेशन में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक को फायदा एक को नुकसान हो रहा है। पैरासाइट वो होते हैं जैसे मच्छर, मच्छर ने आदमी को काटा, काटा उसको नुकसान हुआ लेकिन उसकी जान नहीं चली गई, लेकिन मच्छर का तो पेट भर गया ना। यहां पर शेर का तो पेट भर गया लेकिन हिरण ने अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। फिर है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म मतलब क्या होता है कि एक को फायदा हो गया, कि वेल के अगल बगल जो मछलियां चल रही हैं उससे वेल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, लेकिन छोटी मछलियां थोड़ी सी बड़ी मछलियों से बच रही हैं क्योंकि वो वेल के पास नहीं आएंगी, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म। और अमेंसलिज्म मतलब कि एक को नुकसान हो गया और एक को कोई फर्क नहीं पड़ा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का एग्जांपल क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल अ लार्ज ट्री, ये लार्ज ट्री है और इसके बगल में एक ये छोटा सा ट्री है ना, ये बड़ा ट्री क्या करेगा, सारी की सारी सनलाइट को रोक देगा, इसके पास सनलाइट नहीं आ पाएगी छोटे वाले के पास, तो क्या होगा, इसको फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा और ये शायद मर जाएगा। तो ये वाले को क्या हो गया, लॉस हो गया छोटे से ट्री को, और बड़े ट्री को शायद इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, उसने जो सनलाइट रोक दी है। सो सारे रिलेशन के मैंने आपको एग्जांपल दे दिए। न्यूट्रलिज्म का मतलब क्या होता है, एक न्यूट्रल रिलेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल अ लॉयन, अ रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉयन एंड अ पोलर बियर। बोले इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, बोले कोई रिलेशन नहीं है। बोले लॉयन कहाँ रहता है, डेजर्ट में। पोलर बियर कहाँ रहता है, बोले वो तो पोल्स के पास में रहता है, आर्कटिक ओशन वगैरह के पास में रहता है। तो उन दोनों का एक दूसरे के ऊपर कोई इंपैक्ट है, आंसर इज नो, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट न्यूट्रलिज्म, क्योंकि वो दोनों को इंपैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैंने आपको सारे रिलेशन बताया, काफी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। असर्शन रीजनिंग वाला है। असर्शन बोल रहा है द एनर्जी पिरामिड ऑफ अ इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट एंड नैरोज टू द टॉप। अब भाई ये किसकी बात कर रहा है, पिरामिड की बात कर रहा है, और कौन से पिरामिड की बात कर रहा है, एनर्जी पिरामिड। अब मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज दिस पिरामिड्स। ऐसा दिखता है पिरामिड, तो बोले ओके पिरामिड है। अब बात कर रहा है एनर्जी पिरामिड की, तो इसमें क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स, इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट ट्रॉपिक लेवल्स। अब देखना एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने खाना खाया और कितनी एनर्जी बनाई, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स उन्होंने एनर्जी प्रोड्यूस करी। अब इस प्लांट को कौन खा लेगा, दिस प्लांट विल बी ईटन बाय अ डियर। तो क्या पूरी 100 यूनिट एनर्जी डियर के पास चली जाएगी, नहीं। डियर कुछ रेस्पिरेशन करने में, कुछ जीने में, दौड़ने में, काइनेटिक एनर्जी में क्या होगी, एनर्जी हमेशा लूज हो जाएगी और 10% रूल फॉलो करेगा। इसने 100 यूनिट्स बनाई थी तो अब इसके पास सिर्फ कितनी ट्रांसफर हुई, 10। मतलब अगर समझ में आ रहा है। अब डियर को कौन खा लेगा, फॉर एग्जाम्पल डियर को अभी अपन खिला देते हैं डॉग को, है ना। सो डियर इज ईटन बाय अ डॉग। तो क्या डॉग डियर के पूरे 10 की 10 यूनिट ले लेगा, नहीं। अगेन डॉग भी जिया, दौड़ा कूदा, है ना, काइनेटिक एनर्जी, रेस्पिरेशन में कुछ एनर्जी लॉस करी। सो इस 10 यूनिट का 10% कितना हुआ, 1 यूनिट। अब इस डॉग को कौन खा लेगा, दैट इज लॉयन। सो लॉयन एट द टॉप, तो अब वो इस 1% का भी 10% लेगा, दैट इज 0.01। तो ये आपको समझ में आ रहा है, दिस इज एनर्जी पिरामिड। और एनर्जी हमेशा जैसे जैसे आप टॉप पे जाओगे तो हमेशा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ये बोल रहा है द एनर्जी पिरामिड ऑफ एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज अपराइट, वो हमेशा ऐसा बनेगा। क्या वो ऐसा बन सकता है, क्या आप बता सकते हो
कि ऊपर ज्यादा एनर्जी और नीचे कम एनर्जी, आंसर इज नो, क्योंकि एनर्जी पिरामिड हमेशा ऐसा बनेगा। एंड नैरोज टू द टॉप, हाँ एनर्जी पिरामिड हमेशा नैरो होता जाता है टॉप पे, और वो ज्यादा ट्रॉपिक लेवल तक नहीं चल पाएगा, ये भी चीज ध्यान रखना, क्योंकि 10% एनर्जी हर लेवल पे कम होती जा रही है। रीजन क्या बोल रहा है, तो अजर्शन तो मेरा क्या है, करेक्ट है, सो अजर्शन इज करेक्ट। रीजन बोल रहा है द बायोमास इन द अपर ट्रॉपिक लेवल इज जनरली वेरी हाई एज कंपेयर टू लोअर ट्रॉपिक लेवल। बोल रहा है बायोमास जो होता है अपर ट्रॉपिक लेवल में बहुत ज्यादा होता है। बायोमास मतलब फॉर एग्जांपल प्लांट्स ने सनलाइट को यूज करा, प्लांट्स आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। बोले जब कुछ नहीं था तब भी प्लांट्स ने खाना बना लिया, बोले धूप और मिट्टी विट्टी से। सो प्लांट्स ने बोले कितनी, यहां पर अगर मैं लिखता हूं केजीज में, बोले कितना फूड प्रोड्यूस करा, बोले 100 केजीज उन्होंने अपना बायोमास बनाया, मतलब खुद के अंदर उनकी बॉडी बनाई, तो उसको हमने क्या बोला, वी कॉल इट बायोमास। 100 किलो प्लांट्स को डियर ने खाया तो इन्होंने कितना बायोमास बनाया, 10 किलो। 10 किलो हिरण को कुत्ते ने खाया तो कितना अपना बायोमास बनाया, 1 किलो। और 1 किलो कुत्ते को अगर शेर ने खाया तो कितना बनाया, 0.01 बनाया। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सो बायोमास कहां पर हाई रहता है, हायर ट्रॉपिक लेवल में या लोअर ट्रॉपिक लेवल में, आंसर इज लोअर ट्रॉपिक लेवल। यूजुअली बोल रहा हूं मैं, जनरली, और ये क्या बोल रहा है, जनरली यस, जनरली दिस इज करेक्ट। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हायर ट्रॉपिक लेवल में ज्यादा बायोमास आता है, वो अपन देखेंगे कि मरीन इकोसिस्टम में कैसे वर्क करता है। बट बोल रहा है बायोमास इन अपर ट्रॉपिक लेवल इज जनरली हाई, नो, बायोमास इन अपर ट्रॉपिक लेवल इज जनरली वेरी लो एज कंपेयर टू द लोअर ट्रॉपिक लेवल। ये आना था, तो रीजन मेरा क्या हो गया, इनकरेक्ट। ओनली असर्शन इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव, विच ऑफ दीज इज करेक्ट, असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज रॉन्ग, सो आंसर इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इजी था, आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां पर मैंने दिया भी हुआ है, प्रोड्यूसर दैट इज प्लांट्स, फिर उसके बाद हर्बीवोरस दैट इज जिसको हम कंज्यूमर बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि पौधों को खाते हैं, फिर कार्निवोरस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स क्योंकि वो इन हिरणों को खाते हैं, और फिर टॉप प्रीडेटर रहते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स एंड लॉयन टाइगर्स जो टॉप पर बैठे हुए हैं लाइक हॉक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अच्छा, ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, देखना 2 वर्ड और आप लोगों ने सुने होंगे यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड वेब, है ना, और फूड चेन। ये 2 वर्ड आपने काफी सुने होंगे। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, देखना। फूड चेन जो होती है ना, दैट इज अ लीनियर, वो कैसी चलती है, लीनियर चलती। लीनियर कैसी चलती है, देखना कि बोले ग्रास को किसने खाई, ग्रास इज ईटन बाय अ डियर, देन डियर इज ईटन बाय डॉग एंड डॉग इज ईटन बाय लॉयन। तो हमेशा यही सीक्वेंस फॉलो होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फूड चेन। लेकिन जरूरी है क्या, देखना जरूरी है क्या कि पहले कुत्ता हिरण को खाए फिर शेर कुत्ते को खाए, नहीं। शेर का मन किया तो वो डॉग को खा ले, शेर का मन किया तो वो हिरण को खा ले, और शेर का मन किया तो वो घास भी खा ले अगर उसका मन है तो दिस इज फूड वेब। वेब मतलब इंटरकनेक्शन, और अगर चेन मतलब एक लीनियर कनेक्शन। सो वेब इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, फूड चेन इज अ लीनियर फिनोमिना। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं रियल लाइफ में क्या एग्जिस्ट करता, तो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है फूड वेब, नॉट फूड चेन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज बेनिफिशियल बिकॉज। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप लोग घर में भी करते होगे। गुलाब का फूल है, उसकी एक डाल आपने काटी और कहीं पर भी लगा दी, तो ये क्या होगा, वो नया पौधा बन जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें सीड लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जो प्लांट्स अपनी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी को खो देते हैं, वहां पर ये मेथड काफी बेनिफिशियल हो जाती है। फॉर एग्जांपल बनानास में क्या किया आपने, काटी उसकी एक सैपलिंग, प्लांट कर दी, वैसा का वैसा पौधा बन गया। अब देखने वाली बात यह है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है उसमें सिर्फ एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व रहता है। एक गुलाब का पौधा था, मैंने उस गुलाब के पौधे की 10 डालें काटी, लेकिन वो था तो एक ही पौधे का पार्ट, तो जो अगले 10 पौधे निकलेंगे वो उसके पेरेंट के जैसे एग्जैक्टली सिमिलर होंगे। तो यहां पर क्या होता है, एकदम जेनेटिक यूनिफॉर्मिटी भी देखने के लिए मिलती है। ऐसा नहीं है कि वो पौधा बाद में जाके कुछ अलग गुलाब के फूल दे देगा। आपने सफेद गुलाब लगाए थे तो लाल निकल जाएंगे, नहीं, लाल लगाए थे लाल ही निकलेंगे, और जिस क्वालिटी के फूल उसके पेरेंट ने दिए थे बिल्कुल उसी क्वालिटी के फूल उसका बच्चा भी देगा। क्यों, क्योंकि बच्चा तो क्या है, उसकी ब्रांच है। समझ में आ रहा है आपको, तो दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, इट कैन हेल्प प्रोपोगेट इवन दोज प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। हाँ, जिनके सीड्स नहीं होते उनको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू लगाया जा सकता है, बिल्कुल बात सही है। एग्जांपल मैंने इसका बता दिया, लाइक शुगर केन, रोज, है ना। स्टेटमेंट 2 देखो, बनाना। स्टेटमेंट 2 बोल रहा है, प्लांट प्रोड्यूस अंडर द प्रैक्टिस बियर नो जेनेटिक रिसेम्बलेंस टू द पेरेंट प्लांट, दस प्रोमोटिंग डायवर्सिटी। क्या इससे डायवर्सिटी प्रमोट होती है, क्या इनके पेरेंट के साथ कोई जेनेटिक रिलेशन नहीं होता है? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स एंड दे डू नॉट प्रमोट बायोडायवर्सिटी। वो एक जैसा, है ना, यूनिफॉर्मिटी को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। सो विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या हुआ, डाल काटी,
इसको बढ़िया करा और कहाँ लगा दिया, प्लांट कर दिया। अब ये जो पौधा बना है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसके पेरेंट के सिमिलर बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उसी का पार्ट है और यहाँ पर दूसरा इंडिविजुअल इन्वॉल्व नहीं है। भाई ह्यूमन बींग्स में हम सब क्यों अलग अलग दिखते हैं? क्योंकि टू पीपल आर इन्वॉल्व, मेल एंड अ फीमेल, तो हम दोनों के जीन से बनते हैं, इसलिए हम लोग अलग अलग दिखाई देते हैं। इवन पेरेंट से भी अलग अलग दिखाई देते हैं क्योंकि दोनों के थोड़े थोड़े ट्रेट्स हम अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल यू आर likely to find the highest concentration of organic toxin that has been found widely in ocean water and aquatic animals inhabiting it। भाई किसके बारे में बात कर रहा है कि ऑर्गेनिक टॉक्सिन सबसे ज्यादा किस ट्रॉपिक लेवल में पाए जाते हैं। अब इसको समझने के पहले अपन पहले दो वर्ड्स को समझते हैं। फर्स्ट इज बायो एक्यूमुलेशन एंड सेकेंड इज बायो मैग्निफिकेशन। तो ये दो वर्ड क्या होते हैं समझ में आ जाएगा उसके बाद आपको कि इसका मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, देखना फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये क्या है, इट्स अ वेरी लार्ज ओशन, है ना, ये एक ओशन बॉडी है। ओशन में आप बहुत सारा पॉल्यूटेंट्स वगैरह डंप कर रहे हो। व्हाट इज दिस? दिस इज बायो एक्यूमुलेशन। ये क्या हो रहा है, बायो एक्यूमुलेट हो रहा है। अब इस ओशन के अंदर कुछ मछली वगैरह भी होंगे ना, ये ऑर्गेनिजम्स वगैरह भी होंगे, तैर रहे होंगे यहाँ पर, तो कुछ पॉल्यूटेंट को ये अपने अंदर भी क्या कर लेंगे, एनगल्फ कर लेंगे। सो इनके अंदर क्या हो रहा है, दैट इज बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन इनमें से कुछ पॉल्यूटेंट ऐसा होंगे जो इजीली फैट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे और वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। तो क्या होगा, धीरे धीरे इस मछली के फैट में वो पॉल्यूटेंट इकट्ठे हो गए। अब ये पॉल्यूटेंट वाटर में डिसॉल्व नहीं हो रहा है, ना ये डिकम्पोज हो रहा है, तो हमेशा इस मछली में रहेंगे। अभी इस छोटी मछली को बड़ी मछली ने खा लिया तो इसके सारे पॉल्यूटेंट उस बड़ी मछली में चले जाएंगे और उस बड़ी मछली को हमने खा लिया। सो ओशन का पॉल्यूटेंट जो हमने वहां पर डंप किया था वो वापस कहां आ गया, हमारे अंदर आ गया। तो धीरे धीरे देखा जाए तो छोटी मछली में जो स्मॉल फिश रहेगी उसके अंदर कम पॉल्यूटेंट रहेगा, फिर उससे जो लार्ज फिश रहेगी उसके अंदर और ज्यादा पॉल्यूटेंट्स रहेंगे, उससे ज्यादा बड़ी फिश में और ज्यादा पॉल्यूटेंट रहेंगे और ह्यूमन बींग्स में और ज्यादा पॉल्यूटेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि बायो एक्यूमुलेशन में सबसे कम पॉल्यूटेंट्स इसमें थे, फिर इसमें और ज्यादा हो गए, फिर इसमें और ज्यादा हो गए और ह्यूमंस में और ज्यादा हो गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट बायो मैग्निफिकेशन। और ये कब बढ़ेगा, जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल ऊपर बढ़ता जाएगा, क्योंकि छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, बड़ी को और बड़ी खाएगी और बड़ी को ह्यूमन बींग्स खाएंगे। तो जैसे जैसे आप अपर ट्रॉपिक लेवल में जाते जाओगे बायो एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा? क्योंकि ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स बढ़ते जाएंगे और ऑर्गेनिक टॉक्सिन वाटर सॉल्युबल नहीं होते और ये फैट्स में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल यू आर लाइकली टू फाइंड द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक टॉक्सिन। हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन कहां मिलेगा, हायर ट्रॉपिक लेवल में मिलेगा। तो पहला बोल रहा है फाइटोप्लैंक्टन, दूसरा बोल रहा है एक्वेटिक प्लांट, तीसरा बोल रहा है स्मॉल फिशेस एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल। तो लोअर ट्रॉपिक लेवल तो यहीं कट जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स हु कंज्यूम सी फूड, यस यहां पर हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक टॉक्सिन मिलेगा। अब ये तो समझ लिया, मैंने क्वेश्चन बता दिया। अब अगेन यहां पर हमको कुछ नए वर्ड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, नेक्टन्स क्या होते हैं, एक बार वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर मैंने एक डायग्राम दिया हुआ है आराम से, बढ़िया। ये क्या है, प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, झींगे विंगे, है ना, ये एल्गी वगैरह। प्लैंक्टन्स वो होते हैं दैट कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, ये अपने खुद से मूव नहीं कर सकते, कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन। मतलब इनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती, या तो इनको वेव्स की या टाइड की जरूरत पड़ती, तभी ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये रहते कहाँ है, वाटर बॉडी में रहते हैं, तो वी कॉल देम प्लैंक्टन्स। यूजुअली फ्लोट करते हैं वाटर पे, जेलीफिश वगैरह। वेव्स और टाइड्स इनको क्या कराती है, मूव कराती है और ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह गेन करते रहते हैं। दूसरे टाइप के होते हैं, वी कॉल इट नेक्टॉन्स। नेक्टॉन्स मतलब फिश, ऑक्टोपस वगैरह, शार्क वगैरह, वेल्स वगैरह। एक छोटी मछली से लेकर बड़ी वेल तक क्या हो सकती है, नेक्टॉन, बिकॉज दे कैन मूव। और ये क्या करते हैं, मूव। जैसे हम लोग मूव करते हैं वैसे ये भी क्या करते हैं, मूव, तैर के इधर उधर निकल जाते हैं। फिर होते हैं बेंथोस। बेंथोस मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो कहां पर रहते हैं, सरफेस ऑफ द वाटर में। सरफेस जैसे पौधे दिख रहे हैं आपको, है ना। अब ये केकड़ा, ये तो इसकी कैटेगरी में आएगा क्योंकि मूव कर सकता है, मगर अब ये बैठा हुआ है यहाँ पे। तो ये क्या दिख रहा है आपको, ये सब क्या है, प्लांट्स वगैरह। दीज आर बेंथोस। बेंथोस मतलब क्या होता है, ये सरफेस पर रहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर ये फाइटोप्लैंक्टन वगैरह वर्ड का मतलब क्या है। और सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स कहाँ मिलता है, हायर ट्रॉपिक लेवल में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। These are high persistent toxins, therefore transfer from lower tropic level to higher tropic level। समझ में आ गया। ये वाटर में soluble नहीं होते, so they are water insoluble and non biodegradable। अगर ये वाटर soluble होते तो फिर छोटी मछली में accumulate ही नहीं हो पाते, बायोमैग्निफिकेशन ही नहीं होता। और बायोमैग्निफिकेशन नहीं होता तो फिर ह्यूमन बींग्स तक पहुंचते ही नहीं। बट ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। मतलब एक मछली से दूसरी मछली में जाते ही जा रहे हैं और उसके बाद लास्ट में उस मछली को कौन कंज्यूम कर रहा है, ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में टॉक्सिक वेस्ट सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे। और ये कहाँ से है, क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। Which of the following clearly shows the importance of carbon dioxide in Earth's atmosphere? भाई CO2 का what is the importance of CO2 in the atmosphere of Earth, यही पूछ रहा है। It is essential for the growth of plant। Yes, ये तो बच्चे को पता है that plants prepare their food in the presence of sunlight and CO2
थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में उसको CO2 की जरूरत पड़ती है। आंसर बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। 2 बोल रहा है इट इज द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा था, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर मींस व्हाट? एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट गैसेस। क्या एटमॉस्फेयर सिर्फ अर्थ पे रहता? नहीं, एटमॉस्फेयर कैन एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स आल्सो। उनका एटमॉस्फेयर हमसे अलग होता होगा। अर्थ का एटमॉस्फेयर तो बहुत थिन है, सन का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, लेकिन वहां पर शायद हाइड्रोजन एंड हीलियम है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर बहुत थिक है, लेकिन वहां पर कोई अदर गैसेज होंगी। सो एटमॉस्फेयर मींस मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब वो गैसेज कुछ भी हो सकती है। हमारे यहाँ पर ऐसा एटमॉस्फेयर है दैट मेक्स लाइफ पॉसिबल। तो एटमॉस्फेयर में गैसेज हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेज हैं। सो सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, अराउंड 78%। उसके बाद कौन सी आती है? ऑक्सीजन, अराउंड 21%। उसके बाद कौन सी आती है? आर्गॉन, ARGON, आर्गॉन, दैट इज 0.93%। तो देखा जाए सो 99.93% एटमॉस्फेयर तो इन तीन गैसेस से ही बन जाता है। उसके बाद आती है CO2। CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है एटमॉस्फेयर में? दैट इज 0.03%। सो ये तो 0.3% भी नहीं है, दैट इज ओनली 0.03%। सो इट इज मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर आफ्टर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। नहीं, आफ्टर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गॉन, देन इट इज मोस्ट अबंडेंट गैस। सो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। थर्ड देख लेते हैं, इट एब्जॉर्ब हीट डायरेक्टली इनकमिंग फ्रॉम द सन दस वार्मिंग द प्लैनेट। अब भाई इसका मतलब क्या? अगेन ये ज्योग्राफी का बेसिक कंसेप्ट है। देखो, एनवायरमेंट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी, आपको समझना पड़ेगा। अब थर्ड स्टेटमेंट का मीनिंग समझा देता हूं आपको। देखो, पहला वाला तो मेरा क्या था? हाँ, ये सही था। सेकंड वाला क्या था? रॉन्ग था। अब थर्ड को देख लेते हैं भाई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज लैंड मास, या फिर जिसको हम बोलते हैं वी कॉल इट सरफेस। सरफेस पे क्या आती है? इंसोलेशन। क्या आती है? इंसोलेशन। इंसोलेशन का मतलब क्या होता है? इंसोलेशन का मीनिंग होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन, दैट इज इंसोलेशन। अब जो सन से हम तक रेज आती है, जो सन से हम तक रेज आती है, इंसोलेशन, हीट रेज आती है, जो भी बोलो आप उसको। तो इंसोलेशन के दो कंपोनेंट होते हैं। इंसोलेशन जो आती है, देखना वो किस फॉर्म में आती है? वो आती है शॉर्ट वेव रेडिएशन। अब आप बोलोगे रेडिएशन का मतलब क्या होता है? रेडिएशन इज अ वे इन विच एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड विदाउट एनी मीडियम। सन से हम तक एनर्जी आती है, तो क्या बीच में कोई एयर, लिक्विड या गैस है? नहीं है, है ना? तो ये चीज आपको ध्यान रखना, सॉलिड लिक्विड गैस है क्या? नहीं है। इसका मतलब विदाउट मीडियम जब एनर्जी ट्रांसफर करती है, हम उसको बोलते हैं रेडिएशन। और वो रेडिएशन कैसा रहता है? शॉर्ट वेव, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कैसी होती है? शॉर्ट। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आते हैं, ये तो कैसे रहते हैं? शॉर्ट वेव। अब ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन है ना, दैट आर ट्रांसपेरेंट टू द एटमॉस्फेयर, ट्रांसपेरेंट है। तो हमारा एटमॉस्फेयर के शॉर्ट वेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता? आंसर इज नो। क्योंकि देखना, लैंड है, अब ये लैंड के ऊपर ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? दिस इज एटमॉस्फेयर। तो देखा जाए तो सबसे ज्यादा धूप तो ऊपर लगती है यहाँ पर, तो सबसे ज्यादा गर्म यहाँ होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहती है? सरफेस पर। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर से धूप आती है, एटमॉस्फेयर उसको एब्जॉर्ब भी नहीं करता। लेकिन जब ये शॉर्ट वेव रेडिएशन सरफेस पे टकराते हैं, अब टकराने के बाद ये सरफेस को क्या कर देंगे? वार्म कर देंगे। अब सरफेस क्या छोड़ेगा? अब सरफेस भी एक तरीके के रेडिएशन छोड़ेगा, एंड वी कॉल इट लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो किसको एब्जॉर्ब करता है? हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव रेडिएशन। दस एटमॉस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम द बिलो, नॉट फ्रॉम द टॉप। तो धीरे धीरे देखना, धूप बहुत तेज आई, लेकिन एटमॉस्फेयर ने एब्जॉर्ब नहीं करी। फिर वो सरफेस पे टकराई, उसने अपनी पूरी शॉर्ट वेव रेडिएशन की एनर्जी को कहां ट्रांसफर कर दिया? सरफेस को। अब सरफेस गर्म हो गया, तो अब सरफेस भी क्या करने लग गया? हीट रिलीज करने लग गया। अब वो सरफेस के कांटेक्ट में एयर आई, तो धीरे धीरे एयर गर्म होने लग गई। लेकिन एयर कहां से गर्म हो रही है? फ्रॉम द बॉटम। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर घटेगा, है ना? इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। ये आपने ज्योग्राफी में इजीली कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। तो ये बोल रहा है इट एब्जॉर्ब हीट डायरेक्टली इनकमिंग फ्रॉम द सन थस वार्मिंग द प्लैनेट। नहीं, वो डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता, वो तो लॉन्ग वेव को करता जब वो रिफ्लेक्ट होती है। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फोर्थ क्या बोल रहा है? ओशन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू फॉर्म कार्बोनेट रॉक्स। ये बात बिल्कुल सही है। ओशन एक्ट एज द कार्बन सिंक। जब रेन वाटर होता है तो क्या होता है? पानी के साथ मिक्स होकर पूरा कार्बन डाइऑक्साइड कहां चले जाता है? ओशन वाटर में। सो ओशन इज द स्टोर हाउस ऑफ CO2। ये बात बिल्कुल सही है। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 1 and 4 इज करेक्ट। 1 and 4 कहां पे दिया हुआ? ए में दिया हुआ है। अब आप फोर्थ में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो आपने ये भी पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि जब आउट गैसिंग हुई थी, जब अर्थ अपने इनिशियल स्टेज में थी, जब हॉट एंड मोल्टन जो मैग्मा थी, लावा थी, आग का गोला थी, तब उससे बहुत सारी वॉल्केनिक गैसेस बाहर आई। तब तो हमारा एटमॉस्फेयर आज के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग हुआ करता होगा, उसमें बहुत ज़्यादा CO2 और सल्फर थी। तो सारी CO2 और सल्फर कहाँ गई? कि जब बहुत ज़्यादा गैसेस बाहर आई, फिर धीरे धीरे कंडेंसेशन हुआ, तो बहुत पानी गिरा, और वो बहुत पानी के साथ वो गैसेस मिक्स होकर कहाँ चली गई? ओशन के अंदर चली गई। और बाद में वो कहाँ पर काय में कन्वर्ट हो गई? कार्बोनेट रॉक्स में कन्वर्ट हो गई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सो सारा का सारा CO2 कहाँ चला गया? ओशन में। इसलिए बोलते हैं ओशन को गर्म मत करो, गर्म करोगे तो अगेन CO2 स्टार्ट रिलीजिंग। तो मेरा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए, दैट इज 1 and 4 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन उसके पहले आप लोग कुछ बता देता हूँ। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही हो,
आपने देखा होगा कि क्वेश्चंस के थ्रू कितनी इजीली सारी चीज़ों को समझा जा सकता है और कितनी स्पीड से समझा जा सकता है। इसी टाइप से हम लोग क्लासेस को भी कंडक्ट करवाते हैं। तो अगर आप लोग को भी यूपीएससी और एमपीपीएससी का न्यू बैच ज्वाइन करना, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, सो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का नाम एक बार आप देख लो, परसिवरेंस IAS, है ना, जिसमें प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवरेज कराया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। बोलने की बात नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन साइकिल ऑन अर्थ। भैया आपने, ये क्या है, साइकिल की बात हुई। दो टाइप की साइकिल चल सकती हैं अर्थ के ऊपर। एक को हम बोलते हैं, वी कॉल इट टेरेस्ट्रियल साइकिल, है ना, और एक को हम बोलते हैं गैसियस साइकिल। क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन है गैस, तो ऑक्सीजन कौन सी साइकिल चलाएगा? गैसियस साइकिल चलाएगा। सो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन साइकिल ऑन अर्थ। अब कंट्रीब्यूट का मतलब क्या है कि या तो उससे ऑक्सीजन कम होगी, घटेगी, इधर उधर चेंज होगी, दैट इज द कंट्रीब्यूशन इन ऑक्सीजन साइकिल। पहला बोल रहा ऑक्सीडेशन ऑफ वॉल्केनिक गैसेस। बात बिल्कुल सही है। अगर वॉल्केनिक गैसेस का ऑक्सीडेशन होगा तो शायद वो रॉक्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाएंगी, यस, देन इट विल कंट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन साइकिल। बात बिल्कुल सही है। केमिकल वेदरिंग, भाई आपने रॉक्स पढ़ा होगा, रॉक्स में दो टाइप की वेदरिंग होती है, फिजिकल और केमिकल। तो केमिकल वेदरिंग में क्या है? O2 भी पढ़ा होगा आपने, सम रॉक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, तो यहां पर ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो ज्योग्राफी के बेसिस कितने बढ़िया तरीके से यूज हो पा रहा है। तीसरा बोल रहा है सरफेस रिएक्शन ऑफ ओजोन। हाँ, ओजोन में क्या होता है, देखो ओजोन को बनने के लिए भी ऑक्सीजन लगती है, और अगर ओजोन ब्रेक डाउन होती तो ऑक्सीजन रिलीज हो जाता। ओजोन मतलब O3, सो O2 + O, इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगी? ओजोन बन जाएगी। तो अगर ओजोन बनी तब भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है, अगर ओजोन टूटेगी तो वापस O2 + O रिलीज हो जाएगा, तो भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। देन ओजोन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समवेयर इन द ऑक्सीजन साइकिल। तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट। एकदम इजी क्वेश्चन था, दैट इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। यहां पर मैंने और भी दिया हुआ है, प्रोसेस दैट लीड टू लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का लॉस कौन सी प्रोसेस से होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन, माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल वगैरह जलाओगे, है ना, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन से यूजुअली क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मतलब कहीं ना कहीं तो जाता है वो, रॉक्स वगैरह में कन्वर्ट हो जाता है। सो एटमॉस्फेयर से रॉक्स में कन्वर्ट होना, दैट इज लॉस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। बाकी चीजें दी हुई यहाँ पर, केमिकल वेदरिंग भी है तो आपको ध्यान रखना है, सरफेस रिएक्शन ऑफ O3। सो ये जो अपन ने सारे एग्जांपल दिए थे, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टिंग इनटू अदर फॉर्म, दैट इज द ऑक्सीजन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। फिर अगेन ऑक्सीजन साइकिल के ऊपर आ गया। ऑक्सीजन इज एडेड टू द एटमॉस्फेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस। बोले ऑक्सीजन कैसे ऐड हो सकता है। अब देखना, ये प्रोसेस में कंट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा, अभी स्पेसिफिक वर्ड यूज कर रहा है कि ऑक्सीजन को ऐड करना, और कहां ऐड करना है? एटमॉस्फेयर। मतलब सरफेस से अब उसको निकालना है, पानी से उसको निकालना है, और कहां ऐड करना है? एटमॉस्फेयर में। हमारी क्रस्ट सबसे ज्यादा क्या है उसके अंदर? क्रस्ट के अंदर 46% ऑक्सीजन है। मतलब रॉक्स ज्यादातर किससे बने हुए हैं? ऑक्सीजन से बने हुए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बोल रहा है ऑक्सीजन को कैसे ऐड करना है। बोल रहा है फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। अब ये स्टेटमेंट बहुत आसान है और एकदम गलत हो गया। क्यों? देखना, अभी हमने देखा कि अगर ओजोन फॉर्म होगी तो ओजोन फॉर्म कैसे होती है? O2 + O, दैट इज O3। तो इसमें तो ऑक्सीजन चला गया। सो फॉर्मेशन में तो क्या होता है? लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का। हाँ, लेकिन ब्रेकडाउन होगी तो फिर तो क्या होगा? एडिशन हो जाएगा, देन इट विल बी एडेड। लेकिन ये बोल रहा फॉर्मेशन एंड लॉस, तो दोनों तो कभी एक साथ हो ही नहीं सकते थे, इसलिए स्टेटमेंट इजी था और आप इजीली इसको एलिमिनेट कर सकते थे। अगर ये प्रोसेस नहीं भी पता थी, नो इशू, लेकिन आपको ये तो पता था ना कि फॉर्मेशन और ब्रेकडाउन दोनों में एक साथ तो एडिशन नहीं हो सकता, या तो एक में होगा या दूसरे में होगा। दूसरा बोल रहा है फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स। बिल्कुल ईजी है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को गिव अप करते हैं। ये बात तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। देखो 1 इनकरेक्ट, तो जहां जहां 1 था वो चला गया, 2 करेक्ट है, तो अभी 2 तो दोनों में। थर्ड बोल रहा है मेटाबॉलिज्म बाय लेग्यूम बैक्टीरिया। भाई जो बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं वो तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या उससे ऑक्सीजन ऐड होता है? जब ऑक्सीजन को यूज ही नहीं करते तो ऑक्सीजन को ऐड कहां से करेंगे? सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 2 ओनली इज गिवन इन ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ये ऑक्सीजन साइकिल का डायग्राम दिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किसके बारे में बात कर रहा है? लेमार्किज्म बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ। अभी एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन को स्किप कर देना चाहिए, देन गो फॉर द रॉन्ग आंसर और नेगेटिव मार्किंग। तो लेमार्किज्म का मतलब क्या होता है? इट टॉक्स अबाउट सॉफ्ट इनहेरिटेंस। सॉफ्ट इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल अपनी पूरी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस करता है अपनी बॉडी में। जो पार्ट कम यूज होता है धीरे धीरे वो डिजेनरेट होता है, जो पार्ट ज्यादा यूज होता है वो धीरे धीरे ग्रो करता है और अच्छा होते जाता है। बोल सकते हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल हमारे पैर की जो टिची उंगली रहती है उसका भी कोई यूज नहीं है, तो धीरे धीरे वो डिजेनरेट हो जाएगी और शायद आने वाले 1-2 हजार 5 हजार साल बाद हमारे पैर कैसे हो जाएंगे? फ्लैट हो जाएंगे। दैट इज सॉफ्ट इनहेरिटेंस।
तो लमार्किज्म बिलीव्स इन द आइडिया ऑफ सॉफ्ट इनहेरिटेंस, और ये एक दिन 2 दिन या एक लाइफ में नहीं होता, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर। तो ये आपको ध्यान रखना, मैंने एक बहुत बढ़िया यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। ये कौन है? जिराफ। जिराफ था, पहले पेड़ बड़े हो गए, क्योंकि पेड़ों को जिराफ से बचना था, तो उन्होंने भी लेमार्किज्म को यूज करा और उन्होंने अपनी पत्तियों को ऊपर कर दिया ताकि ये खा ना पाए। ये भी होशियार था। कुछ हजारों साल बाद इसकी क्या हो गई? इसकी नेक बड़ी हो गई। नाउ अगेन ही इज ईटिंग दोस प्लांट्स। अब प्लांट्स और बड़े होना चाहते हैं क्योंकि वो लेमार्किज्म पे बिलीव करते हैं, दैट इज सॉफ्ट इनहेरिटेंस। सो लेमार्क बिलीव दैट एन एनिमल कुड चेंज इट्स फिजिकल ट्रेट टू मेक बेटर यूज ऑफ द रिसोर्सेज, है ना। और ये ऐसा क्यों कर रहा है वो आपको पता होगा, ताकि ये घास को खा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार शिट, आप लोगों ने तो आंसर देख लिया होगा उसका, कोई बात नहीं, चलो आंसर देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको टॉपिक सीखना है ना। अरेंज दीज इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बायोमास प्रोडक्टिविटी। बोले सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा इकोसिस्टम बायोमास को प्रोड्यूस करता है? इकोसिस्टम आपको पता है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल जो परफॉर्म करता है, दैट इज एन इकोसिस्टम। कौन हो सकता है वो? पॉन्ड से लेकर ओशन तक कुछ भी हो सकता है। बोल रहा है सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी किसकी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, मतलब सबसे ज्यादा किसकी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। हर इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ बायोमास की प्रोडक्टिविटी होती है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट। आप बोलोगे क्या डेजर्ट में लाइफ नहीं रहती? नो, डेजर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। क्यों बोल सकते हैं हम ऐसा, डेजर्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ बायोस्फीयर? आंसर इज कि वहां पर जहां पर लाइफ है हम उसको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। दैट पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल इज बायोस्फीयर। इवन डेजर्ट इज अ बायोस्फीयर, रेन फॉरेस्ट इज अ बायोस्फीयर, रिवर इज अ बायोस्फीयर, ओशन इज अ बायोस्फीयर, पार्ट ऑफ बायोस्फीयर बोल सकते हैं। अब हर जगह कुछ ना कुछ बायोमास की प्रोडक्टिविटी भी रहती है। जैसे रेन फॉरेस्ट में बहुत सारे पेड़ हैं, बोले बहुत सारा बायोमास है। फॉरेस्ट से कम अगर मैं गया तो बोले ग्रासलैंड, बोले वहां पर कम पेड़ हैं तो थोड़ा सा कम बायोमास है। डेजर्ट में चला गया तो बोले और कम बायोमास है। तो ये क्या हो रहा है? बायोमास यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो ये पूछ रहा है सबसे ज्यादा से सबसे कम पे जाना है। सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ रहता है? पहला बोल रहा है स्वैम्प एंड मार्शेस, फिर कोरल रीफ, फिर रिवर एस्चुरीज, देन कल्टीवेटेड लैंड। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पहले में ही मुझे पता चल गया सबसे ज्यादा बायोमास कहाँ बनता है? स्वैम्प एंड मार्शेस, दलदली एरिया में। दलदली का मतलब ये नहीं होता कि कीचड़ और पिक्चर वाला दलदल मत समझना। इट्स लाइक वेटलैंड्स, बोले जहां पर पानी की डेप्थ कम होती है, वहां पर पेड़ होते हैं, अलग अलग टाइप के रीजन होते हैं, और उस टाइप की जोन को हम क्या बोलते हैं? उसके लिए एक और वर्ड यूज होता है, इकोटोन। क्या बोलते हैं? इकोटोन। इकोटोन मतलब इट्स अ ट्रांजिशन जोन। ये क्या होता है? एक ट्रांजिशन जोन होता है। अभी आप बोलोगे व्हाट इज दिस ट्रांजिशन जोन? फॉर एग्जांपल देखना, एक साइड था मेरे पास क्या, वी हैव एवरग्रीन फॉरेस्ट, मेरे पास थे एक साइड एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब ऐसा होगा क्या कि मैं एवरग्रीन फॉरेस्ट से जैसे ही एक कदम भी बाहर रखूंगा तो क्या मैं तुरंत डेजर्ट में पहुंच जाऊंगा? नहीं। एवरग्रीन फॉरेस्ट धीरे धीरे अब जंगल कम होते जाएंगे, और जंगल कम होते जाएंगे तो क्या शुरू होती जाएगी? नाउ ग्रासलैंड्स। अब ग्रासलैंड्स बढ़ना शुरू हो जाएंगी, जहां पर पेड़ कम होंगे घासें ज्यादा होंगी, और धीरे धीरे वो घासें भी कम होती जाएंगी, और फिर मुझे क्या मिलेगा? देन वी विल हैव अ डेजर्ट। सो देखा जाए सो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेजर्ट के जो बीच का एरिया था जिसको हमने बोला ट्रांजिशन जोन, उसको हम एक और वर्ड से क्या जानते हैं? इकोटोन। सो इकोटोन इज अ काइंड ऑफ ट्रांजिशन जोन। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी काफी हाई होगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट के जानवर भी यहाँ मिल जाएंगे, डेजर्ट वाले भी यहाँ मिल जाएंगे, और कुछ नए जानवर भी यहाँ मिल जाएंगे जो ऑल टुगेदर न्यू है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या बोल रहा है? स्वैम्प एंड मार्शेस, तो दलदली एरिया। तो दलदली एरिया इज ऑल्सो काइंड ऑफ इकोटोन। क्यों? देखना, जहां पर बहुत पानी है, बिल्कुल ओशन से बाद आप दूर जाओगे तो फिर आप कहां पहुंचोगे? स्वैम्प एंड मार्शेस में पहुंचोगे। उसके बाद धीरे धीरे आप ड्राई लैंड पे पहुंचोगे, और देन यू विल अराइव एट द डेजर्ट। तो स्वैम्प एंड मार्शेस, यस, इसकी बहुत हाई प्रोडक्टिविटी रहती है, क्योंकि इकोटोन में बायोडाइवर्सिटी काफी हाई होती है, आपको ध्यान रखना है। फिर कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स को एक और नाम से जाना जाता है, दे आर द रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन। तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोलते हैं। ज्योग्राफी में हमने कितने बढ़िया तरीके से पढ़ा था, कोरल रीफ, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ, एटॉल्स, है ना, लगून, सब क्या होता है, सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कोरल रीफ के बाद क्या आ जाती है? रिवर एस्चुरीज। रिवर एस्चुरी मतलब नदी का मुंह, जहां पर नदी समंदर से मिलती है। दिस इज ऑल्सो एन इकोटोन। ये भी क्या है? इकोटोन है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, रिवर एस्चुरी इज ऑल्सो इकोटोन। क्यों? क्योंकि वहां पर देखना, रिवर वाली मछलियां भी मिलेंगी, ओशन वाली मछलियां भी मिलेंगी, और कुछ नई मछलियां भी मिलेंगी जो फ्रेश वाटर और उनके बीच में रहते हैं, प्लस मैंग्रूव्स भी मिल जाएंगे, ऐसे प्लांट जो फ्रेश वाटर को भी टॉलरेट करते हैं, सॉल्ट वाटर को भी टॉलरेट करते हैं। और फिर सबसे कम प्रोडक्टिविटी कहाँ रहती है? कल्टिवेटेड लैंड्स में रहती है। सेकंड को भी देख लो, कोरल रीफ, स्वैम्प एंड मार्शेस। नहीं, स्वैम्प एंड मार्शेस तो फर्स्ट नंबर पे आएगा क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी कोरल रीफ से ज्यादा है। रिवर एस्चुरीज को ही पहले नंबर पे डाल दिया, इसकी तो बहुत कम होती है रिवर एस्चुरी की, है ना। फिर बोल रहा कोरल रीफ, रिवर एस्चुरी, कल्टीवेटेड लैंड की तो सबसे लीस्ट होती है प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि तो हम लोग करते हैं, इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, ये सिर्फ अनाज देने के काम आ सकता है। बाकी इसमें ऐसा है क्या कि पेड़ पौधे लगे हुए जिनका बहुत सारा बायोमास है, खूब जानवर खेल रहे हो। आंसर इज दो। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9th का, दैट इज ए। अब यहां पर मैंने डायग्राम दे रखा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एटलीस्ट इससे 3 से 4 बार गो थ्रू करना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि इसकी बायोमास प्रोडक्टिविटी कितनी है। यहां से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते जाते हैं। अगर मैं पूछूं ओशन की बायोमास प्रोडक्टिविटी कितनी है, सो आप बोलोगे वेरी लो।
देखना। लेकिन अगर पूरे ओशन की बात करूं देन इट इज वेरी हाई, क्योंकि ओशन बहुत बड़ा है, भले उसकी प्रोडक्टिविटी लो है, उसके बाद भी उसके पास बायोमास बहुत ज्यादा है, क्योंकि ओशन का एरिया बहुत बड़ा है। तो ये चीज ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज्यादा किसकी है? स्वैम्प एंड मार्शेस, अराउंड 2500। अब ये इसकी यूनिट देख लेना आप लोग क्या है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उसकी कितनी है? 2000। कोरल रीफ्स की भी 2000। अलगल बेड्स की भी 2000। अलगल बेड्स क्या होते हैं? अपन जब आएगा यूट्रोफिकेशन वगैरह वहां पर सारी चीजों को डील करेंगे। फिर रिवर एस्चुरीज की कम होती है। फिर टेम्परेट फॉरेस्ट है ना, टेम्परेट फॉरेस्ट के बाद क्या आ गया? कल्टिवेटेड लैंड, देखो कितनी कम है इसकी प्रोडक्टिविटी। फिर तुंद्रास, तुंद्रास मतलब वो 70 to 80 डिग्री जो पोल्स के पास वाला एरिया रहता है, दैट इज वेरी वेरी कोल्ड, जहाँ पर शॉर्ट समर सीजन होता है केवल 2 महीने का, जब टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री जाता, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या ग्रो करती है? ग्रासेस ग्रो करती है, दैट टू फॉर अ शॉर्ट समर सीजन ऑफ 2 मंथ्स ओनली, बाकी समय यहाँ बर्फ जमी रहती है, तो बोले प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। फिर ओपन ओशन, ओपन ओशन इतने वास्ट है, बोले हर जगह नहीं होती प्रोडक्टिविटी, जहां पर लैंड होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाला एरिया होता है, आप लोगों ने सारी चीजें ज्योग्राफी में अगेन पढ़ी होंगी, तो वहां पर प्रोडक्टिविटी हाई होती है। अदरवाइज बीच ओशन में कुछ नहीं होता ज्यादा चीजें, याद रखना। और डेजर्ट, डेजर्ट है वेरी लो प्रोडक्टिविटी। डेजर्ट का मतलब ही होता है वेयर एवरीथिंग डाइज, दैट इज डेजर्ट। तो डेजर्ट में लो प्रोडक्टिविटी होती है। लेकिन कोई भी ऐसा बोल सकता है कि डेजर्ट हैव जीरो प्रोडक्टिविटी? आंसर इज नो। अच्छा मैं पूछूं डेजर्ट का कुछ एग्जाम्पल, तो आप बोल सकते हो थार इज अ डेजर्ट। तो क्या जो मेरे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, अंटार्कटिका, क्या अंटार्कटिका भी डेजर्ट है? आंसर इज यस। डेजर्ट मीन्स वेयर वी हैव लो प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर बारिश नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट डेजर्ट। जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती वी कॉल इट डेजर्ट। सो इवन पोल्स पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ वेरी एक्सट्रीम क्लाइमेट। एक्सट्रीम क्लाइमेट डेजर्ट में भी रहता है, यहाँ पर हॉट क्लाइमेट रहता है, वहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट रहता है। लद्दाख इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड डेजर्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, सारे बेसिक्स में आपको बताते चलूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशिएट एक्लेमेटाइजेशन विद एडाप्टेशन? दो वर्ड के बारे में बात कर रहा है, एक्लेमेटाइजेशन एंड एडाप्टेशन। पहले मैं आपको वर्ड बताता हूँ एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन क्या होता है? अपन लोग गए कहाँ? लेह लद्दाख। लेह लद्दाख में क्या करना पड़ा जाते के साथ? बोले आप पहले एक दिन लेह में ही रुको। वाई दिस इज सो? क्योंकि लेह क्या है, काफी हाइट पे है, हाइट पे है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम है, तो एक दिन बॉडी को क्या करने दो? एक्लेमेटाइज, मतलब वहां के एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी को एडजस्ट करने दो। दिस इज एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन हैपेंस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन में आप एक्लेमेटाइज हो जाओगे लेह के क्लाइमेट के लिए, अगले दिन से आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जब अपन विंटर में ले गए थे तब टेम्परेचर कितना था? -20, -25। एक दिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम गई, अगले दिन से शायद हमारी बॉडी ने एक्लेमेटाइज कर लिया तो हमको प्रॉब्लम होना बंद हो गई। तो क्या हुआ? एक्लेमेटाइजेशन शॉर्ट पीरियड में हो गया। दूसरा वर्ड यूज हो रहा है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या हो सकता है? विच हैपेंस ओवर जनरेशन, सेंचुरीज। जैसे अगर मान लो आपका कोई बेटा हो, बेटी हो, या आपका कोई रिश्तेदार हो, अगर वो यूरोप जाके रहने लग जाएगा तो क्या वो उनके जैसा दिखने लग जाएगा? आंसर इज नो। आप बोलोगे कि सर वो तो उनके ही क्लाइमेट में रह रहा है, हाँ, लेकिन एडाप्टेशन टेक्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सॉफ्ट इन ए टाइम, लेमार्किज्म वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, दैट ऑकर्स ओवर अ जनरेशन। तो एक दिन में वो ऐसा नहीं है कि गोरा हो जाएगा, लेकिन हाँ अगर आपका दोस्त वहां पर कुछ जनरेशन रहता है, 2-4 हजार साल उसकी जनरेशन रहती है, तो फिर उसके आने वाले बच्चे शायद यूरोपियंस के जैसे दिखने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर फिर वर्क करेगा एडाप्टेशन। सो एडाप्टेशन जनरेशंस लेता है, एक्लेमेटाइजेशन ओवर फ्यू डेज, वीक्स और मंथ्स काम हो जाता है। समझ में आ रहा है? जैसे माउंटेन पे जो चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह पे, उनको क्या करवाते हैं? एक्लेमेटाइज। बोले पहले बेस कैंप में 3 दिन रुको, फिर और बेस कैंप में रुको, फिर और ऊपर टॉप पे 3 दिन रुको। ये क्या कराते हैं? लो ऑक्सीजन लेवल से बॉडी को एक्लेमेटाइज कराते हैं ताकि वो इजीली सस्टेन कर पाए। स्टेटमेंट 1 देख लेते हैं। एक्लेमेटाइजेशन ऑकर्स विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बट एडाप्टेशन टेक्स अ लॉन्गर टाइम बट यूजुअली ऑकर्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। देखो कितना बरगलाने वाला स्टेटमेंट है। यहां तक सही है, एक्लेमेटाइजेशन ऑकर्स विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ, बिल्कुल बात सही है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक्लेमेटाइजेशन हो जाता है। फिर आगे बोल रहा है एडाप्टेशन टेक्स अ लॉन्गर टाइम। यहां तक भी सही है, एडाप्टेशन में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन बोल रहा है आगे बट यूजुअली ऑकर्स विद इन द ऑर्गेनिजम्स लाइफ टाइम। क्या उसकी लाइफ टाइम में हो सकता है? नहीं, इट टेक्स जनरेशन, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। सो दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये लास्ट वाला स्टेटमेंट मेरा इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड देख लेते हैं। एक्लेमेटाइजेशन कैन बी अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन फोटो period or pH around an organism but these changes do not lead to any adaptation. This is wrong. एक्लेमेटाइजेशन तो रिस्पॉन्स करती है हमारी बॉडी, ठंडे एरिया में गई तो रिस्पॉन्स करेगी, अगर कोई मछली है तो वो पीएच वगैरह को करेगी, प्लांट है तो वो फोटो पीरियड वगैरह को रिस्पॉन्स करेगा। बोले कम सनलाइट आती है तो जल्दी जल्दी खाना बनाना सीख जाएगा, ऐसा क्यों? रिस्पॉन्स कर रहा है, सिंपल बात है ना। लेकिन क्या एक्लेमेटाइजेशन से एडाप्टेशन नहीं होता? होता है। अगर मान लो किसी पौधे को आप रोज कम धूप दे रहे हो तो अब धीरे धीरे वो ये चेंजेस अपनी बॉडी में लाएगा एंड ओवर पीरियड ऑफ सेंचुरीज ये वो अपने बच्चों में भी पास कर देगा कि बेटा आप जल्दी जल्दी खाना बनाना ही आदत डाल लो। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन जल्दी खाना बनाना है। क्यों? क्योंकि एडाप्टेशन तो होता है और एडाप्टेशन मीन्स चेंज। और चेंज कैसे होता है? जो पार्ट का, जिस चीज का ज्यादा यूज होता है ऑर्गेनिज्म उसको और अच्छे से डेवलप करता है और जिसका कम होता है उसको डीजेनरेट करता जाता है। सो बोथ स्टेटमेंट आर रॉन्ग। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? नन इज करेक्ट, सो आंसर इज डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अगेन अब फॉस्फोरस पे आ गया है। दो टाइप की साइकिल होती है, गैसियस साइकिल और टेरेस्ट्रियल साइकिल। तो फॉस्फोरस साइकिल इज अ टेरेस्ट्रियल साइकिल। देख लेते हैं। फॉस्फोरस प्लेज ए सेंट्रल रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड वाटर क्वालिटी। दिस इज बिकॉज, देखो फॉस्फोरस इज अ टेरेस्ट्रियल साइकिल। देखना फॉस्फोरस कहाँ मिलता है आपको, अगर मैं बात करूँ फॉस्फोरस की, सो फॉस्फोरस कहाँ मिलता है? सो आप बोलोगे सर फॉस्फोरस इज फाउंड इन द रॉक्स, ये रॉक्स वगैरह में मिलता है, मिनरल्स वगैरह में मिलता है फॉस्फोरस। बट इसका इंपॉर्टेंट रोल कहाँ पर है? इन द क्वालिटी ऑफ वाटर। तो बोले फिर ये वाटर में पहुंचता कैसे? देखना थ्रू वेदरिंग, रॉक्स वगैरह, रॉक के अंदर क्या होता है? फॉस्फोरस। अब रॉक होता है वेदर वगैरह, फिर धीरे से वाटर में डिजोल्व हो जाता है। गंगा यमुना उसको क्या करती है? डिजोल्व करती है। और रेन वाटर उसको डिजोल्व करता है, और रेन वाटर के थ्रू रिवर्स, रॉक्स में से ये फॉस्फोरस कहाँ पहुंच जाता है? रिवर में, या फिर वाटर बॉडी में, या फिर ओशियंस में, राइट। सो अब ये जो फॉस्फोरस जो पहले रॉक्स में था, नाउ इट हैज एंटर्ड इनटू द वाटर बॉडीज, बोल सकता हूं मैं। सो फॉस्फोरस कहाँ चला गया? वाटर। बट फॉस्फोरस इज अ वेरी गुड न्यूट्रिएंट। ये क्या है? बहुत अच्छा एक न्यूट्रिएंट भी है। अगर न्यूट्रिएंट है तो इससे क्या होगी? बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी, बोल सकते हैं हम। तो इससे वाटर बॉडीज में क्या होंगी? बहुत अच्छी प्लांट ग्रोथ होंगी। अगर प्लांट ग्रोथ होंगी तो प्लांट्स को खाने के लिए छोटी छोटी मछलियां आ जाएंगी, स्मॉल फिशेज आ जाएंगी, स्मॉल फिशेज को खाने के लिए लार्ज फिशेज आ जाएंगी, और देखा जाए तो पूरा मरीन इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया बायोडाइवर्स हो जाएगा बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरस। सो फॉस्फोरस प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड द क्वालिटी ऑफ वाटर। दिस इज बिकॉज, पहला बोल रहा है फॉस्फोरस साइकिल इज एटमॉस्फेरिक एंड इजीली डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम एयर। क्या फॉस्फोरस साइकिल एटमॉस्फेरिक है? नो, इट इज टेरेस्ट्रियल। ये गैसियस नहीं है, इट इज टेरेस्ट्रियल। तो स्टेटमेंट 1 तो यही रॉन्ग हो गया। एंड इजीली डिजोल्व इन वाटर फ्रॉम द एयर, क्या वो एयर से डिजोल्व होता है वाटर में? नो, इट डिजोल्व फ्रॉम द रॉक्स, है ना, ये बात ध्यान रखना है। अच्छा, आप बोलोगे कि सर अगर फॉस्फोरस रॉक से डिजोल्व होकर ऐसे वाटर में ही जाता रहा तो फिर वो रिसाइकल कब होगा? वाटर में चला गया, ओशन में चला गया, फिर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह पढ़ी होगी। बाद में क्या होगा? ओशियन फ्लोर वापस ऊपर जब आएगा, या तो मेंटल में चला जाएगा, है ना, फिर जब वो वापस ऊपर आएगा तो अगेन रॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और रॉक से फिर वो साइकिल शुरू हो जाएगी। बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। स्टेटमेंट 1 तो मेरा इनकरेक्ट हो गया। 2 देखो, फॉस्फोरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स इन द वाटर बॉडीज। बात बिल्कुल सही है। फॉस्फोरस वेरी गुड इन न्यूट्रिएंट, जिसके कारण एक्सेसिव ग्रोथ होगी किसकी? रूटेड एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। अभी देख के आए हम लोग थोड़ी देर पहले। सो स्टेटमेंट 2 मेरा क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट? ओनली 2 इज करेक्ट, ओनली 2 इज गिवन इन बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ये फॉस्फोरस साइकिल का एक फोटो देख लो आप लोग आराम से, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कैसे वर्क कर रहा है ना। फिर ये मैंने उसके बारे में दिया हुआ, दिस साइकिल इज मेनली टेरेस्ट्रियल। द मेन स्टोरेज ऑफ फॉस्फोरस इज इन द अर्थ क्रस्ट, और इन द अर्थ क्रस्ट में क्या है? बोले रॉक्स वगैरह, रॉक्स में रहता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोल रहा है? द टर्म्स एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी एंड कैरिंग कैपेसिटी आर यूज्ड इन द डिस्कोर्स ऑफ। काफी इजी क्वेश्चन है। दे आर यूज्ड इन द डिस्कोर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है कि भाई हम रिसोर्स को कितना यूज करें, कितना वेस्ट जनरेट करें, तो हम इतना वेस्ट जनरेट करें, दैट इज इन द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अवर अर्थ। बोले हम इतना वेस्ट जनरेट करें जिसको हमारी अर्थ रिसाइकल कर पाती हो। अगर हमने अर्थ की रिसाइकलिंग कैपेसिटी से ज्यादा वेस्ट जनरेट कर दिया तो फिर मॉडल क्या हो जाएगा? अनसस्टेनेबल हो जाएगा, और फिर धीरे धीरे अर्थ उसका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज सपोर्टिंग लाइफ, शायद उसको परफॉर्म ना कर पाए। सो इट इज रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मतलब कि अर्थ की कितनी एब्जॉर्प्शन करने की कैपेसिटी है, और कितनी उसकी वेस्ट को कैरी करने की कैपेसिटी है, कितना उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी। सो दिस वर्ड इज रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने के पहले एक बार देख लेते हैं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हो, दैट टू एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस ऑफ ₹4500 ओनली, तो आप परसिवरेंस आईएएस की ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का बैच कंप्लीट कराया जाएगा विद इन 1 ईयर। पूरा सिलेबस टारगेटेड कंप्लीट कराया जाएगा, टू द पॉइंट कंटेंट डिलीवर कराया जाएगा। और बोलने की बात नहीं, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करना, ताकि इस टाइप के और वीडियोस मिलते रहें जो आपको यूपीएससी क्लियर करने में काफी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following physical, biotic और abiotic non-living factor influence where species live? भाई मैंने बताया था इकोसिस्टम में क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रोल होता है, लेकिन वो किसके कॉम्बिनेशन से होता है? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बायोटिक एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट मतलब दोज डू नॉट हैव लाइफ, एंड बायोटिक मीन्स दोज हु हैव लाइफ लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। एबायोटिक मीन्स रॉक्स, वाटर, है ना, गैसेज वगैरह, दीज आर एबायोटिक। कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं जहां पर स्पीसीज रहता है? टेम्परेचर कंट्रीब्यूट करता है कि हाँ टेम्परेचर बहुत कम होगा लाइक इन द पोल्स, बहुत ज्यादा होगा लाइक इन द डेजर्ट, तो वहां पर शायद स्पीसी इजीली
एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा तो टेम्परेचर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस द एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीसीज। ह्यूमिडिटी भी करता है क्या? आंसर इज यस। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ड्राई क्लाइमेट में रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पोलर बियर। पोलर बियर कहाँ रहता है? पोल्स के पास। बोले ड्राई क्लाइमेट लगता है उसको क्योंकि इट्स अ कोल्ड डेजर्ट। अगर आप उसको ह्यूमिड एरिया में छोड़ दोगे तो शायद वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आदत नहीं है। सो ह्यूमिडिटी भी इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। सॉइल केमिस्ट्री एंड पीएच, यस, प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्लांट्स ऐसे रहते हैं जो हाई पीएच में भी रह लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोनीफेरस ट्रीज। लेकिन हमारे यहाँ जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो क्या है? लो पीएच में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सैलिनिटी एंड ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडीज, बिल्कुल सैलिनिटी अगर देखना, फॉर एग्जांपल डेड सी। डेड सी में क्या है? बोले अराउंड 46 पार्ट्स पर 1000। वहाँ पर कितनी है सैलिनिटी? 46 पार्ट्स पर 1000। तो ये क्या है? वेरी हाई सैलिनिटी। तो इसलिए उसको बोलते हैं डेड सी, क्योंकि वहाँ पे मछली नहीं रह पाती। क्योंकि नॉर्मल ओशन में कितना रहती है सैलिनिटी? 34 पार्ट्स पर 1000 रहती है। बोले फ्रेश वाटर में कितनी सैलिनिटी रहती है? तो दैट इज लेस देन 5 पार्ट्स पर 1000। और अच्छा देखना, दिस इज फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में भी ऐसा नहीं रहता कि सैलिनिटी नहीं रहती, उसमें भी कुछ ना कुछ सॉल्ट वगैरह तो रहते हैं। दिस इज ओशन वाटर। ओशन वाटर में 34 रहती है। और इनके जो बीच का वाटर रहता है वी कॉल इट ब्रैकिश। तो आपने नया वर्ड समझ लिया, व्हाट इज दिस ब्रैकिश वाटर। सो ब्रैकिश वाटर वो होता है जहां पर सैलिनिटी किससे किसके बीच में रहती है? 5 पार्ट्स पर 1000 से लेके 34 पार्ट्स पर 1000 तक। उस टाइप के वाटर को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकिश। अगर आप लोग बोरिंग का पानी पीते हो जहां पर सॉल्ट कंटेंट 5 पार्ट्स पर 1000 से ज्यादा है, देन यू आर ड्रिंकिंग ब्रैकिश वाटर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सैलिनिटी इन ऑक्सीजन लेवल इन द वाटर बॉडीज, यस, दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। सो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर है ना अफेक्ट करते हैं स्पीसीज को? ऑल ऑफ देम। तो आंसर हो जाएगा ए। सो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। देखो कुछ नई नई चीजें सिखाते चलता हूँ क्वेश्चन के अंदर, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट 2-3 क्लास तक ही टाइम टेकिंग होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? बहुत स्पीड से हम लोग मूव करने लग जाएंगे। यहाँ पर बायोटिक फैक्टर दिए हो, यहाँ पर अबायोटिक। बायोटिक में आप समझ गए होगे क्या आते हैं? एबायोटिक मीन्स दोज हु डू नॉट हैव लाइफ। वाटर कहाँ आता है? एबायोटिक में आता है। एयर कहाँ आती है? एबायोटिक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अ एनर्जी पिरामिड शोज। एनर्जी पिरामिड अभी हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले, कैसे बनता है? ऐसे बनता है ना, कि फॉर एग्जांपल, और हमेशा ये कैसा रहता है? इट इज ऑलवेज अपराइट। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी पिरामिड इज ऑलवेज अपराइट, है ना। नंबर का पिरामिड उल्टा हो सकता है, बायोमास का पिरामिड उल्टा हो सकता है, बट एनर्जी का पिरामिड कभी भी इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ये बात ध्यान रखना है। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो थ्रू द ट्रॉपिक लेवल, यस, एनर्जी पिरामिड क्या बताता? रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। बोले यहाँ पर 100 थी तो ऊपर कितनी गई? केवल 10 यूनिट से ट्रांसफर हुई। दिस इज रेट। रेट बता रहा किस रेट से हो रहा है ट्रांसफर? बोले ओनली 10% रेट से हो रहा है। तो रेट ऑफ एनर्जी फ्लो हमको बताता है कौन? एनर्जी पिरामिड। 2 बोल रहा है एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ट्रॉपिक लेवल। क्या ये बताता है कि इस ट्रॉपिक लेवल में एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी स्टोर्ड है? आंसर इज नो। ये तो नहीं बताता, एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं बताता, ना हमको ये चीज पता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। Select the correct answer using the code below. Only one is correct. Only one is given in A. So A is the correct answer of question number 15. ये बता रहा है कि प्लांट्स में कितनी यूनिट एनर्जी है। एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं बता रहा है एनर्जी का, ध्यान रखना है ना। ये कितनी यूनिट है, क्योंकि एनर्जी और उसकी यूनिट बता रहा है। सो किस रेट से ट्रांसफर हो रहा है सिर्फ ये बताता है हमको एनर्जी पिरामिड, नॉट द एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। ध्यान रखना। और धीरे धीरे क्या होगा? कम होती जाएगी एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Which of the following may be categorized as primary producer? भाई किसके बारे में बात कर रहा है? What is this primary producer? भाई अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा है, पिरामिड वगैरह भी देखे, तो हमने देखा सबसे नीचे कौन रहते हैं? बोले प्राइमरी प्रोड्यूसर। बोले अर्थ पे सबसे पहले कौन आए? बोले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही तो आए, जिन्होंने क्या किया? मेयर बेयर रॉक्स को, जो खाली रॉक्स थे उनके ऊपर ही क्या हो गए? ये लोग ग्रो करना शुरू हो गए। मतलब पहली बार बायोमास का क्रिएशन किसने किया? प्राइमरी प्रोड्यूसर। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर में कौन आते हैं? तो बोले प्लांट्स वगैरह आते हैं ना, प्लांट्स, फंगस वगैरह, जो भी क्या कर सकते हैं? बोले ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसलिए बोले इनको हमने कहाँ रख दिया? दीज आर कैटेगराइज्ड एज प्राइमरी प्रोड्यूसर। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर को जो खाते हैं, जो हिरण वगैरह, उनको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल देम कंज्यूमर्स। क्या बोलते हैं हम उनको? कंज्यूमर्स, क्योंकि वो क्या करते हैं? इनको खाते हैं। तो सबसे पहली बार प्लांट्स को किसने कहा? इन्होंने। तो हमने इनको बोला प्राइमरी कंज्यूमर्स। क्या बोला हमने इनको? प्राइमरी कंज्यूमर्स, क्योंकि इन्होंने प्रोड्यूसर को खाया पहली बार। अब ये कंज्यूमर में कौन है? बोले काऊ, बफेलो, डियर्स। तो ये सब कहां बैठते हैं? इस कैटेगरी में। अब इस डियर को कौन खा लेगा? अगला खा लेगा। तो वो भी क्या है? वो भी कंज्यूमर है, क्योंकि किसी ना किसी को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन वो प्राइमरी वालों को कंज्यूम कर रहा, तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कंज्यूमर। समझ में आ गया? इसमें कौन आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल डॉग, है ना, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स वाले, वो कहाँ जाएंगे? जो हर्बीवोरस है, वो सॉरी कार्निवोरस है, वो यहाँ जाएंगे। अब इन कंज्यूमर को भी कोई कंज्यूम कर सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कंज्यूमर। टर्शियरी फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं कोई लेता हूँ ऐसी फिश जो मीडियम साइज है,
उसको और बड़ी फिश ने खा लिया, दैट इज शार्क ने खा लिया, तो हमने उसको क्या बोला, टर्शियरी कंज्यूमर। शार्क को और किसने खा लिया, शार्क को ह्यूमन बींग्स खा गए, उससे भी बड़ी शार्क, तो उसको हमने क्या बोला, टर्शियरी। के बाद क्या आता है, क्वाटरनरी कंज्यूमर्स। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कंज्यूमर्स प्राइमरी, फिर कंज्यूमर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, लेकिन प्राइमरी प्रोड्यूसर आर दोज हु प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इनमें से कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर है। अब देखो डायटम्स, डायटम्स का मतलब और क्या होता है, एल्गी। एल्गी तो आपको पता है, यस दे डू फोटोसिंथेसिस, तो ये क्या है, प्राइमरी प्रोड्यूसर है। बैक्टीरिया, आपको सारे बैक्टीरिया के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन ये श्योर है कि कुछ बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते ही हैं, है ना, तो बैक्टीरिया भी यहाँ पर होगा। अब लीचेंस आप बोलोगे तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था तुंद्रा के बारे में। तुंद्रा वो एरिया होते हैं जो अराउंड 70 to 80 डिग्रीज नॉर्थ में देखे जाते हैं, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ठंडा होता है, लेकिन वहाँ पर एक शॉर्ट समर सीजन होता है केवल 2 महीने का, जब टेम्परेचर किससे किसके बीच में जाता है, 0 डिग्रीज से 10 डिग्रीज के बीच जाता है। तो जब शॉर्ट समर सीजन आता है तो वहाँ पर पेड़ तो नहीं बन पाते, लेकिन ग्रासेस ग्रो कर जाती है, और उन ग्रासेस को ही हम लीचेंस बोलते हैं। सो लीचेंस आर ऑल्सो प्राइमरी प्रोड्यूसर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। सो विच ऑफ देम इज आर कैटेगराइज ए प्राइमरी प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ देम आर प्राइमरी प्रोड्यूसर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पर मैंने एक बहुत बढ़िया डायग्राम दे रखा है, देखो पहले प्रोड्यूसर आते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, फिर क्वाटरनरी कंज्यूमर, और धीरे धीरे बायोमास क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अगर इन्होंने 100 किलो अपना बायोमास बनाया तो ये 10 किलो ही बनाएंगे, फिर ये 10 किलो है तो ये और 1 किलो ही बनाएंगे, फिर 0.1 ही बनाएंगे, 0.01 ही बनाएंगे। समझ में आ रहा है। और फूड चेन और फूड वेब भी देखी थी, देखा जाए तो ये किसकी बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट फूड चेन। ये फूड चेन बता रहा है इस डायग्राम में हमको, क्यों कि बोले पौधों को इसने खाया, है ना, फिर इनको ऊपर वालों ने खाया, फिर इन लोगों को इन्होंने खाया, फिर इसको इसने खाया। पर ध्यान से देखना, क्या जरूरी है क्या कि पहले चूहे को सांप खाए फिर सांप को हॉक खाए। हॉक का मन करेगा तो वो चूहे को खा लेगा, हॉक का मन करेगा तो फ्रॉग को खा लेगा, और जब ऐसा सिस्टम चलेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट फूड वेब। सो फूड वेब कॉम्प्लेक्स होती है, समझ में आ रहा है। हॉक का मन करेगा तो वो डायरेक्टली जाके मधुमक्खियां, तितलियां, ग्रास ऊपर इनको भी खा लेगा। समझ में आ रहा है आपको, ईजी है। फूड चेन मतलब लीनियर, फूड वेब मतलब डाइवर्स होती है। रियल लाइफ में कौन एग्जिस्ट करती है, दैट इज फूड वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये मरीन प्रोड्यूसर, मैंने मरीन इकोसिस्टम भी दे दिया, आप आराम से उसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉट क्वेश्चन नंबर 19, इट इज क्वेश्चन नंबर 17। बोल रहा है एन इको टाइप इज अ पॉपुलेशन दैट, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था इकोटोन। इकोटोन इज अ ट्रांजिशन एरिया, लाइक ग्रासलैंड इज अ इकोटोन, है ना। फिर जो नदियों के बीच रहता है मैनग्रूव्स इज अ इकोटोन, बोले वो क्या है, ट्रांजिशन एरिया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। सुंदरबन इज अ इकोटोन, लेकिन अभी किसकी बात कर रहा है, इको टाइप की बात कर रहा है। अब इको टाइप क्या होता है वो समझते हैं, तो स्टेटमेंट पढ़ना पहले स्टार्ट करते हैं। एन इको टाइप इज अ पॉपुलेशन दैट प्ले अ स्पेसिफिक फंक्शनल कीस्टोन रोल इन द इकोसिस्टम। नहीं भाई, ये इकोटोन नहीं होता। जो फर्स्ट वाला है ये किसकी बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट कीस्टोन स्पीसीज। ये किसके बारे में बात कर रहा है, कीस्टोन स्पीसीज। अब कीस्टोन का मतलब क्या होता है किसी भी बिल्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्टोन होता है कीस्टोन। मतलब अगर आपने उस स्टोन को निकाल दिया तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। तो इकोसिस्टम में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है, दैट इज कीस्टोन स्पीसीज। मतलब अगर आपने इस स्पीसीज को मार दिया तो पूरा इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल टाइगर इज अ कीस्टोन स्पीसीज इन अ फॉरेस्ट। ऐसा क्यों, जंगल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, बोले टाइगर या लॉयन, इसलिए हम उसका प्रोटेक्शन करते हैं। वाई, अगर मान लो टाइगर्स खत्म हो गए, ऑल द टाइगर्स आर एक्सटिंक्ट, फॉर एग्जाम्पल सारे टाइगरों को आपने मार दिया, अब टाइगर का फूड क्या था, दैट आर डियर्स। तो अब डियर्स क्या हो जाएंगे, बहुत स्पीड से इंक्रीज करेंगे, क्योंकि अब इनको खाने वाला मर चुका है। अब जब डियर बहुत स्पीड से बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, तो वो सारी ग्रासेस को खत्म कर देंगे। अगर वो सारी ग्रासेस को खत्म कर देंगे तो सारी ग्रास खत्म हो जाएगी, और ग्रास खत्म हो जाएगी तो फिर धीरे से हिरण भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनके खाने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो मरा टाइगर, टाइगर के बाद हिरण थोड़े दिन के लिए बड़ी स्पीड से पनपे, पूरी घास खा गए, हिरण भी मर गए, और कंप्लीट इकोसिस्टम क्या हो गया था, कंप्लीट इकोसिस्टम हैज कोलैप्स। तो ये चीज समझ में आई। व्हाई दिस इज सो, इट इज बिकॉज ऑफ द एलिमिनेशन ऑफ कीस्टोन स्पीसीज। तो पहला क्या बोल रहा है, कीस्टोन स्पीसीज प्ले अ फंक्शनल कीस्टोन रोल इन द इकोसिस्टम। तो पहला वाला इको टाइप के बारे में नहीं बता रहा, इट इज टॉकिंग अबाउट कीस्टोन स्पीसीज। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो कीस्टोन पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, यहां से समझा दिया मैंने आपको। दूसरा बोल रहा है हैज रिमेन्ड एंडेमिक टू पर्टिकुलर इकोलॉजिकल नीश फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ऑन इवोल्यूशनरी स्केल। भाई ये तो किसकी बात कर रहा है, इकोलॉजिकल नाइश की बात कर रहा है। ये भी इको टाइप नहीं होता, अभी बताता हूं इको टाइप होता क्या है। ऐसे स्पीसीज जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहते हैं और वो उसी नीश में रहते हैं। नीश मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरी बात करूं,
मैं कहाँ रह सकता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए मेरी चमड़ी वमड़ी इस टाइप की है। अगर आप मुझे ले जाके पोल्स पे छोड़ दोगे तो मैं वहाँ जिंदा रह पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं इसी नीश के लिए बना हुआ। और हर इंडिविजुअल का अपने नीश में एक इंपॉर्टेंट रोल होता है जो कोई अदर इंडिविजुअल नहीं निभा सकता। मतलब हर जानवर का भगवान ने एक अपना अपना रोल बनाया। अगर आप उसको मार के एक्सटिंक्ट कर दोगे इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं इकोसिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया है। सो एंडेमिक रोल जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इकोलॉजिकल नीश। और नीश क्या होता है मैंने आपको बता दिया, सारे इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह पर रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ऊंट की, तो आप ऊंट को पानी में नहीं छोड़ सकते हो, मछली को आप जमीन पे नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि उनकी अपने अपने हैबिटेट है, उनके अपने अपने नीश है जहां वो रह सकते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अ जिराफ मे नॉट सर्वाइव इन द पोल्स, क्यों? और ना पोलर बियर डेजर्ट में रह सकता है, क्योंकि उनके अपने अपने इकोलॉजिकल नीश है, उनके अपने अपने हैबिटेट है जहां पर वो रहते हैं, है ना, जहां पर उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। तो ये वाला फर्स्ट रॉन्ग हो गया, सेकंड वाला भी रॉन्ग हो गया। सो इकोटाइप होता क्या है? सो इकोटाइप is a population that carries genes to successfully adapt to local environment conditions. Yes, so ecotype is a population, वो ऐसी population होती है that carries genes to successfully adapt to a local environment condition. For example polar bears, उन्होंने क्या किया है? They are very good example of ecotype of population. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीन्स को ऐसा अडाप्ट किया है कि वो वहाँ की लोकल एनवायरमेंट रह सकते हैं। बोले उनके सफ़ेद बाल है ना, उनकी उनकी चमड़ी ऐसी जो ठंड को अंदर ही नहीं घुसने देती। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके जीन्स को ऐसा मॉडिफाई किया है कि दैट नाउ दे आर अडेप्टेड टू द लोकल एनवायरमेंट कंडीशन ऑफ पोल्स। समझ में आ रहा है? सो इकोटाइप is a population carries genes to successfully adapt to local environment condition. So 3 only is the correct answer, that is C. और यहाँ पर मैंने एक पिक्चर दे रखी है, आप देख सकते हो ये पोलर बियर क्या कर रहे हैं। बर्फ इज अ डेजर्ट, और डेजर्ट के अंदर भी ये लोग क्या कर रहे हैं, खेल पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इको टाइप। इट इज डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ रेस और प्लांट और एनिमल स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर हैबिटेट। और इसका हैबिटेट मतलब जिस जगह पर ये रहता है। सो इसका हैबिटेट इस पोल्स ही है। दिख रहा है ये माँ इसके बच्चों को भी रख पा रही है पोल्स पे, ऐसा क्यों? बिकॉज दिस इज हिज हैबिटेट। हम लोग वहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे। हाँ ऑब्वियस, अब आप बोलो स्वेटर जैकेट पहन के, वो बात अलग है, लेकिन ये स्वेटर जैकेट पहने क्या, वो देख भी रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18। इंक्रीज स्नो कवर ऑन वाटर बॉडीज कैन लीड टू। अगर स्नो कवर आ गया, कोई वाटर बॉडी थी, फॉर एग्जांपल दिस इज अ वाटर बॉडी, है ना, और इसके ऊपर ऊपर क्या जम गई, बोले स्नो जम गई, जिसके कारण ये वाटर बॉडी हार्ड हो गई। नीचे अभी भी पानी है ना, अगर स्नो कवर हो गया तो इसके कारण क्या होगा? तो पहला बोल रहा है सडन स्पर्ट इन फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन विच आर नॉट डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस। क्या अचानक से फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स वो होते हैं जो खुद से मूव नहीं कर पाते, देखना, तो क्या वो अचानक से बढ़ जाएंगे? अरे वो तो बेचारे, उनकी तो वाट लग जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब वो मूव नहीं कर पाएंगे, स्नो आ गई, हो सकता है वो दब जाए। अब वो मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो तो करंट और वेव से मूव करते थे, तो उनकी पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी या घटोतरी होगी? घट जाएंगे वो अचानक से। तो सडन स्पर्ट नहीं होगा, उनका डिक्रीज होगा। और वो डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस पे, चीज आपको ध्यान रखना, दे आर डिपेंडेंट ऑन फोटोसिंथेसिस एंड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो पहला तो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोल रहा है इंप्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज एंड न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग इन द लेक। भाई देखना, वाटर में जो मछलियां हैं उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। फिश एक्वेरियम में भी आपने पंप देखा होगा ऑक्सीजन का, क्यों? क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर ऊपर बर्फ की चादर हो गई तो अब ये इसका एटमॉस्फेयर के साथ तो कनेक्शन कट ऑफ हो गया, तो अब ये एटमॉस्फेयर के साथ गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं। सो क्या ऑक्सीजन एक्सचेंज हो पाएगा? आंसर इज नो। तो जो मछली है, जो पानी का ऑक्सीजन है, अब उसको फटाफट डिप्लीट करेंगी और फिर धीरे धीरे ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा, और डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो ये सारी मछलियां मर जाएंगी। ये समझ में आ रहा है? सो इंप्रूव्ड ऑक्सीजन एक्सचेंज नहीं आएगा यहाँ पर, डिक्रीज इन द ऑक्सीजन एक्सचेंज कैपेसिटी ऑफ लेक आएगा। थर्ड बोल रहा है अ कंडीशन ऑफ विंटर किल कॉजिंग लार्ज स्केल डेथ ऑफ फिशेस एंड ऑर्गेनिजम्स। बस ये बात बिल्कुल सही है, विंटर किल यही होता है। क्यों? सारी मछलियां पूरे ऑक्सीजन को यूज कर लेंगी, ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, उसके बाद सारी मछलियों की डेथ हो जाएगी और सारी मछलियां मर जाएंगी। सो उसके पौधे वगैरह भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और कंप्लीट इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? कॉल इट विंटर किल। बिकॉज ऑफ द विंटर द होल इकोसिस्टम हैज डाइड। Select the correct answer using the code below. Which of them is correct? Only 3 is correct. Only 3 is given in B. So B is the correct answer of question number 18. Question number 19 को देख लेते हैं. Which of these is the most productive ecosystem in terms of primary productivity per unit area? अभी थोड़ी देर पहले बताया था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब किसका बायोमास प्रोडक्शन हाई होता है। अल्गल बेड्स एंड कोरल रीफ्स, हाँ इसका हाई होता है। कल्टिवेबल लैंड्स नहीं, इसका थोड़ा सा कम होता है। टेम्परेट फॉरेस्ट इसका भी कम होता है। सवाना मतलब ग्रासलैंड, इनका भी कम होता है। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है? अल्गल बेड एंड कोरल रीफ्स। और कोरल रीफ्स को मैंने बताया था रेन फॉरेस्ट ऑफ द ओशन भी बोला जाता, तो इनकी प्रोडक्टिविटी हाई होती है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी काफ़ी हाई होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, अब दोबारा नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है
फंगी गेन देयर बायोमास फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स। बात बिल्कुल सही है। देखना फंगी क्या करती हैं, फंगी दो टाइप की हो सकती है, वो प्राइमरी प्रोड्यूसर भी हो सकती है, खुद का खाना भी बना लेती है, और कई बार फंगस डेड एंड डीके मटेरियल पे भी लग जाती है। जैसे खाना आपने छोड़ दिया बाहर तो उस पर क्या आ जाती है फंगस, तो फंगस उस पर ग्रो करके अपना ऑर्गेनिक मटेरियल बनाती है और उसको डीकम्पोज करती है। तो फंगी कैन ऑल्सो भी कैटेगराइज एज डीकम्पोजर। तो एक क्या होते हैं डीकम्पोजर, जो डेड एंड डीके मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट डीकम्पोजर। अच्छा, अगर मैं बात करूं वल्चर गिद्ध की, तो क्या गिद्ध डीकम्पोजर है? आंसर इज नो। गिद्ध तो क्या है, कार्निवोरस है, वो तो डेड ऑर्गेनिज्म पे रिलाय करते हैं, उनको डीकम्पोज नहीं करते, वो उनको खा जाते हैं, दे आर कार्निवोरस ओनली। लेकिन डीकम्पोजर क्या होते हैं, जो उनको डीकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना, फंगी गेन देयर बायोमास फ्रॉम ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। बात बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 देखो, लीचन्स लोकेटेड इन टुंड्रा क्लाइमेट आर एक्सेप्शनल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर। यस, अभी थोड़ी देर पहले बताया लीचन्स क्या करते हैं, लीचन्स मतलब काई वगैरह, छोटी छोटी ग्रासेस वगैरह जो तुंद्रा क्लाइमेट में भी ग्रो कर जाती है, दे आर एक्सेप्शनल एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रोड्यूसर, क्योंकि इतने हार्श क्लाइमेट में भी वो जिंदा रहती है और वहां पर भी बायोमास का प्रोडक्शन करती रहती है। तो मेरा आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 विच ऑफ द अबव इज आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, सो बोथ इज गिवन इन सी, सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। सो इसी के साथ आज के लेक्चर को फिनिश करते हैं। फिर से आपको बता देता हूं, अगर आप लोग भी यूपीएससी और एमपीपीएससी की मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दैट इज एट 4500 रुपीज ओनली, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा विद 1 ईयर वैलिडिटी। तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर इज 9113911223। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पहला लेक्चर थोड़ा सा लंबा होता है क्योंकि पहले दूसरे तीसरे चौथे लेक्चर में मुझे थोड़े से बेसिक्स बताना पड़ते हैं, फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत तेज हो जाती है। पूरी सीरीज देखते रहिए। सीरीज के लिए जो भी पीडीएफ वगैरह है वो ऐप के ऊपर अवेलेबल रहेगा। कंप्लीट सीरीज भी देखना है तो आप आराम से ऐप पर आ सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।